आइए इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। किसी सेंटेंस को समझने सोचने के क्या आयाम हो सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस सेंटेंस की एक बार हम इसे पूरी तरह से पढ़ के इसकी एक मोटी मोटी हिंदी या इसका मोटा हिंदी अनुमान हम निकाल लें। फिर हम देखेंगे कि क्या इस सेंटेंस में कोई कमी है ना। यदि कोई कमी होगी तो उस पर हम चर्चा करेंगे। In a recent speech, Chief Justice Bobde had voiced apprehensions over the tendency to seek instant justice and avenge। और लास्ट पार्ट है नो एरर। पांच पार्टों में डिवाइड किया हुआ है सेंटेंस को। तो हमें ये देखना है कि किसी पार्ट में एरर है ना। सबसे पहले इस सेंटेंस को पढ़ के मुझे क्या समझ आया कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है कि हाल ही के एक भाषण में इन अ रिसेंट स्पीच चीफ जस्टिस बोबडे हैड वॉइस्ड एप्रीहेंशंस। चीफ जस्टिस बोबडे ने क्या किया, कुछ व्यक्त किया। क्या? एप्रीहेंशंस, इसका मतलब होता है डर या भय, समझ और आशंका। अब इस सेंटेंस में हमें इसका मीनिंग क्या चाहिए, इन तीन मीनिंग से क्या, तीनों से कौन सा मीनिंग हमें चाहिए, वो सेंटेंस को पूरा पढ़ने के बाद समझ आएगा। उन्होंने कुछ भय या कोई आशंका व्यक्त की है ओवर द टेंडेंसी, उस प्रवृत्ति पर, ओवर द टेंडेंसी उस प्रवृत्ति पर, टू सीक खोजने के लिए या खोजना। क्या क्या खोजना? इंस्टेंट जस्टिस एंड अवेंज, तत्काल न्याय और बदला, है ना। जैसे ही यहाँ देखा टू सीक मतलब खोजना। क्या क्या का उत्तर मिल जाए मतलब नाउन। जिसने थोड़ा भी नाउन पढ़ रखा है तो वो ये जानता है कि जब कभी क्या, हु, इस तरीके का कोई आंसर मिलता है ना, या हुम, इस तरीके इन तीनों के प्रश्न के आंसर यदि मिल जाए तो वो अगला वाला वर्ड हमेशा नाउन होता है। तो टू सीक खोजना, क्या, इंस्टेंट जस्टिस तत्काल न्याय, तो ये कि नाउन है। एंड से जुड़ा है मतलब आगे वाली चीज भी नाउन होगी 100%, ये तय है। अवेंज, लेकिन अब जिसने थोड़ा सा नाउन पढ़ रखा है तो वो जानता है कि ये जो अवेंज है, ये अवेंज एक क्रिया है, एक वर्ब है, ना कि एक नाउन, है ना। तो बदला को नाउन के रूप में कैसे लिखें? तो बदला के लिए जो नाउन का नाउन फॉर्म होता है वो रिवेंज होता है। रिवेंज मीन्स होता है बदला, और अवेंज मीन्स होता है बदला लेना, है ना। ये क्रिया है। तो ये एक गलती है ना। ये एक गलती है। अभी इसके अलावा क्या और कोई गलती हो सकती है ना, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम आपसे कह रहे थे कि सेंटेंस को समझने के कितने आयाम हो सकते हैं, उन पर हम चर्चा भी करेंगे। इसमें और भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, है ना। लेकिन सबसे पहले हम एवेंज और रिवेंज पर बात कर लें। एक जनरल सा, ये सभी जानते हैं कि एवेंज और रिवेंज में क्या डिफरेंस है, और उस आधार पर उन्होंने इसमें ये एरर यहाँ पे टिक करके आए स्टूडेंट्स, है ना। एवेंज मीन्स एक क्रिया है, बदला लेना, और रिवेंज एक नाउन है। लेकिन रिवेंज यहाँ मैं इसलिए रुका हुआ हूं क्योंकि रिवेंज को भी नाउन और वर्ब दोनों तरीकों से यूज करते हैं, है ना। अब आप कहेंगे कि कब हम समझें कि कब नाउन है कब वर्ब है। तो रिवेंज यदि वर्ब के रूप में कभी इस्तेमाल होती है ना, तो ये तय है कि उसके तुरंत बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ये पहचान करने के लिए है। रिवेंज वैसे जनरली एक नाउन है, लेकिन यदि इसे वर्ब की तरह यूज किया जाता है तो ये तय है कि इसके तुरंत बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब कि माई सेल्फ, और सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, है ना। ये जितने भी ऐसे प्रोनाउंस हैं, इन्हें क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? पलट कर आना, किसी चीज, कोई चीज टकराए और उससे पलट कर आए। तो रिवेंज के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों हमेशा मिलती है, इसका भी एक कारण है। क्योंकि रिवेंज मतलब जैसे बदला लेना, यदि इसे बदला लेना वर्ब की तरह यूज करेंगे तो जब हम किसी से बदला लेंगे तो बदला बदला लेने के बाद मेरे द्वारा किया गया कार्य और उस कार्य का रिजल्ट जो है मुझे मिलेगा ना। मतलब काम करने का जो रिफ्लेक्शन है वो मेरे ऊपर आएगा वापस। इसलिए इस वर्ब के तुरंत बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत होती है। ये पहचान है ना। वरना यदि वर्ब की तरह लिखना हुआ तो फिर एवेंजी लिखेंगे। लेकिन हमने ये देखा कि इस सेंटेंस में इधर नाउन चाहिए था। टू सीक खोजना, क्या क्या का उत्तर मिला मतलब नाउन चाहिए था। ये तो 100% तय है कि यहाँ नाउन आना था। तो ये हमने देखा कि एवेंज एक रिवेंज आना चाहिए था। ठीक।
लेकिन अब रिवेंज में भी हमने देखा कि रिवेंज को भी नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज करते हैं। तो कब नाउन होता है, नाउन होगा सिंपली तो क्या होगा, रिवेंज लिखा होगा। लेकिन यदि वर्ब की तरह रिवेंज को यूज कर रहे होंगे तो फिर उसके बाद हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कब नाउन की तरह यूज करेंगे और कब वर्ब की तरह यूज कर रहे होंगे। अब हम ये देखेंगे, जैसा मैंने आपको शुरू में बोला था कि सेंटेंस को समझने के कितने और आयाम हो सकते हैं। ठीक, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे, इस सेंटेंस पर विवाद है, ये विवादित सेंटेंस रहा, इसलिए मैंने असल यहाँ पर लिखा। लेकिन सिर्फ मैं इतने से के लिए यहाँ पे नहीं लिखता है सेंटेंस को, इस सेंटेंस में कुछ विवाद है। मेरा एक स्टूडेंट जूनियर समझ लीजिए, वो कर्नाटक यूनिवर्सिटी का कोई एंट्रेंस एग्जाम था, वहां ये प्रश्न पूछा गया और उस प्रश्न को पूछने के बाद लोगों ने, जिन्हें नाउन पता था, जिन्हें एवेंज और रिवेंज में डिफरेंस पता था, उन्होंने इस पोर्शन पर एरर टिक की, है ना। और उनको, हालांकि उनका मतलब सही हुआ, लेकिन जिन्हें एवेंज और रिवेंज में डिफरेंस नहीं पता था, जिन्होंने नाउन नहीं पढ़ रखा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रथम दृष्टया कहते हैं ना कि पहली नजर कहाँ जाती है, यहाँ इधर गई, इस चीज पर गई। और ये रिसेंट स्पीच लिखा हुआ था, फिर लिखा था हेड वॉइस एप्रीहेंशंस, इस बात पर उनकी नजर गई और उन्होंने इस चीज को यहाँ पे इस पार्ट में एरर बता के आ गए। और जब आंसर आया, आंसर की आई, तो उसका आंसर यही था, हालांकि ये फोर्थ पार्ट में एरर थी। फिर उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया, मेरे स्टूडेंट जो है उसने ऑब्जेक्शन फाइल किया, लेकिन उसको ये कह के बताया गया कि यहाँ पे गलत इस पार्ट में, ये एकदम सही है। तब उसको डाउट हुआ और फिर उसने मुझे फोन करके पूछा कि सर ये सेंटेंस था, उसने मुझे सेंटेंस भेजा था व्हाट्सएप पर। फिर मुझे समझ आया कि यहाँ गलती क्यों हो रही है। ऐसा सिर्फ उसने नहीं किया, ऐसा कम से कम उसके साथ 10 स्टूडेंट्स और थे, उसके फ्रेंड्स, उन्होंने भी यही गलती वहां पे की। तब मुझे समझ आया, फिर मैंने उसके बाद इस सेंटेंस को कम से कम मैंने 10 मेरे यहाँ के स्टूडेंट से पूछा, तब मुझे पता चला कि विवादित क्यों है, क्यों इस पर लोगों की नजर सिर्फ इस चीज पर जाती है, या जिन्हें ये नहीं पता तो फिर यहाँ चले जाती है, जबकि ये चीज ठीक है, लेकिन फिर भी चर्चा करनी चाहिए। मैंने आपको बोला ना कि कितने आयाम हो सकते हैं, उन सभी पर चर्चा करनी चाहिए। एक स्टूडेंट नहीं, एक टीचर नहीं, एक लर्नर के नजरिए से आप इसे देखिए। यदि हम सेंटेंस सीख रहे हैं, इंप्रूवमेंट सीख रहे हैं, तो फिर हमारी नजर, तो हमें उस नजरिए से देखना चाहिए। सीखने के नजरिए से हम जब देखेंगे तभी हम ग्रामर सीख पाएंगे। तो जैसे यहाँ लिखा था इन अ रिसेंट स्पीच, हाल ही के भाषण में, मतलब अभी तुरंत की कोई बात है। और फिर यहाँ लिखा था हैड वॉइस्ड एप्रीहेंशंस, लोगों की नजर कहाँ गई, स्टूडेंट्स की, कि हाँ ये हेड है और फिर ईडी लगा हुआ है वॉइस में, मतलब ये क्या है, ये उनको लगा कि हेड और ये थर्ड फॉर्म है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, है ना। उनको क्या लगा कि हेड है और ये थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है इन रिसेंट स्पीच, हाल ही के भाषण में। तो उनको तुरंत ऐसा लगा कि ये गलती है, तो उन्होंने क्या किया, इस पोर्शन को गलत बताकर उन्हें लगा कि यहाँ पे या तो हैज वॉइस्ड लिखा होना चाहिए था, या फिर केवल वॉइस्ड लिखा होना चाहिए था। उनके अकॉर्डिंग था कि या तो हैज वॉइस्ड प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ, या फिर ज्यादा थोड़ा सा और पास्ट में ले जाएं तो इसे पास्ट इंडेफिनिट बना दे, वॉइस्ड कर दिया जाए, है ना। लेकिन ये उनकी सोच गलत थी। उन्होंने, एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है, उस प्रेशर के अकॉर्डिंग उन्होंने इस चीज को यहाँ पे ये ऑप्शन टिक किया और उनका गलत हो गया। अब हम आपको बताते ये भी, ये गलत नहीं था, ये उनकी सोच गलत थी। क्यों थी, क्योंकि, फिर से वापस मैं इसे एज इट इज लिख दूं, उसके बाद आपको बताऊंगा। ये देखिए, अब आपको ये देखना है, चीफ जस्टिस बोबडे हैड वॉइस्ड एप्रीहेंशंस, ये जो वॉइस्ड है ना, ये वॉइस्ड और ये एप्रीहेंशंस एक नाउन है। भय या डर, यहाँ पर आशंका निकल के आ रहा है ना, डर था, भय या आशंका थी, है ना। उनको क्यों थी वो उन्होंने आगे बताई क्यों थी। तो यदि ये नाउन है और उसके पहले ये क्या लिखा, ये वर्ब नहीं है, ये वॉइस जो है एक वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। मतलब यहाँ पे है आशंका, और कैसी आशंका, वॉइस्ड का जब आप मीनिंग देखेंगे डिक्शनरी में तो आपको मिलेगा सघोष, मतलब स्वर वाला। मतलब उन्होंने एक घोषित आवाज जो होती ना, उस ध्वनि में उन्होंने कहा, उन्होंने आशंका व्यक्त की कि उस प्रवृत्ति पर, कि लोगों को तत्काल न्याय और बदला चाहिए, इस लोगों की ये जो प्रवृत्ति बन के आ रही है उस चीज पर उन्होंने आशंका व्यक्त की, या उनको आशंका थी।
तो ये जो हैड है ये पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये जो हैड है ये पोजीशन वाला हैड है। मतलब जैसे कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। यदि बोलो कि मेरे पास एक कार थी, तो क्या कहेंगे? आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। पोजीशन वाला हेड, हैव और हेड होता है ना, तो ये पोजीशन वाला हेड है। इसीलिए यहाँ पर रिसेंट स्पीच लिखने के बाद भी ये जो है ना, ये चीज गलत नहीं होती। हाल ही के भाषण में चीफ जस्टिस बोबडे के पास क्या था? एक आशंका थी, एक सघोष या स्वर भरी एक आशंका व्यक्त मतलब उन्होंने की, या उनके पास आशंका थी इस प्रवृत्ति पर, है ना, खोजने के लिए, इस तत्काल न्याय और बदला खोजने की प्रवृत्ति पर उनको एक आशंका थी। सेंटेंस ये कहना चाह रहा था। तो ये पोजीशन वाला हेड है, फिर ये एडजेक्टिव है इस नाउन के लिए, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना। और यहाँ पर ये पूरा ये सब है ना, ये कंपाउंड नाउन कहलाएगा। नाउन और ये एडजेक्टिव, ये दोनों मिलकर ये पूरा कंपाउंड नाउन कहलाएगा, है ना। तो इस सेंटेंस को इस इतने तरीकों से भी हम सोच सकते थे। अब यदि किसी को इसमें भी प्रॉब्लम है कि वॉइस्ड एप्रीहेंशंस ये क्या स्ट्रक्चर है लिखने का, तो हम आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताते हैं कि आपने कभी ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, ऐसा सुना होगा, राइजिंग सन, पढ़ा है? उगता हुआ सूरज, केवल सूरज ही बोल सकते थे, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पर? राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज। मतलब ये नाउन है सन, और ये इसका एडजेक्टिव है उगता हुआ सूरज। सूरज तो कैसा भी हो सकता था, लेकिन कैसा? राइजिंग सन, उगता हुआ। तो ये क्या है? राइजिंग, मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। इसी तरह ऐसा आपने कभी लिखा हुआ देखा होगा कि स्टीम्ड कप ऑफ टी, स्टीम्ड कप ऑफ टी कहते हैं ना, चाय का प्याला, कैसा? भाप निकलती हुई चाय का प्याला, मतलब गर्म चाय का प्याला। तो उसे लोग बाग ऐसा बोलते हैं, स्टीम्ड कप ऑफ टी, मतलब स्टीम्ड कप। कप एक नाउन है, और उसमें स्टीम नाउन में एक वर्ब लगा दी, सॉरी नाउन में ईडी लगा के उसे क्या बना दिया? एडजेक्टिव बना दिया। तो कैसा कप हो गया? भाप उबलता हुआ कप। इसी तरह ये था, वॉइस एक नाउन था। वॉइस मतलब क्या होता है? आवाज। आवाज एक नाउन है, लेकिन उसमें ईडी लगा के इन्होंने क्या किया? इसे पास्ट पार्टिसिपल बना दिया, इसे एडजेक्टिव बना दिया, है ना, यानी सघोषित आशंका। ठीक इसी तरह, लेकिन ये इसमें भी गलती है। स्टीम्ड कप ऑफ टी, कभी भी यदि आप भाप निकलता हुआ चाय का प्याला कहना चाह रहे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि भाप निकलती हुई चाय का प्याला का मतलब होना चाहिए प्रेजेंट पार्टिसिपल होना चाहिए। यहाँ होना चाहिए स्टीमिंग कप ऑफ टी, स्टीमिंग कप ऑफ टी। स्टीम्ड का मतलब तो ठंडी हो गई, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ठंडी हो गई चाय। लेकिन बात कर रहे हैं यदि भाप निकलती हुई, तो स्टीमिंग कप ऑफ टी। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वॉइस्ड एप्रीहेंशंस लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है कि ये वर्ब क्यों नहीं, ये हेड के साथ थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं है ना। तो हमने आपको क्यों बताया कि ये पोजीशन वाला हेड है। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। वो चीफ जस्टिस बोबडे के को कुछ क्या थे? आशंका थी। और कैसी आशंका थी? ये वॉइस्ड आशंका थी, घोषित स्वघोषित आशंका थी, है ना। एक और एग्जाम्पल अब ये भी याद आ गया, जैसे आप लिखते हैं ना, कई बार रिटर्न में चाहिए मुझे, कई लोग कहते हैं ना कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे रिटर्न में चाहिए, रिटर्न फॉर्मेट में। रिटर्न फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या है? एक नाउन है। और रिटर्न क्या किया? राइट माने लिखना होता है, लेकिन उसको रिटर्न थर्ड फॉर्म बना के क्या किया? रिटर्न, ये पास्ट पार्टिसिपल बना दिया, पास्ट पार्टिसिपल बना दिया इसे, लिखा हुआ फॉर्मेट, रिटर्न फॉर्मेट, है ना। तो इसी तरह ये क्या किया था उन्होंने? उस नाउन को ईडी लगा के इसमें इसे एडजेक्टिव बनाया था। तो इस सेंटेंस में कम से कम हमें 3 से 4 बातें जानने को मिली, है ना। मतलब सिर्फ एक स्टूडेंट या टीचर के नजरिए से नहीं, एक लर्नर के नजरिए से आपको सीखना चाहिए कि सिर्फ यहाँ तक के नहीं रह जाना है कि एवेंज और रिवेंज पढ़ा है तो ये गलती है। हमें सीखना है। तो सेंटेंस के एक एक पुर्जा मतलब एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, उस सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमें सेपरेटली पढ़ना चाहिए विस्तार से, तभी हम इम्प्रूवमेंट या एरर कर पाएंगे। तो यदि आप फ्री क्लास चलती है हमारी, यदि आप पढ़ना चाहते हैं, इस तरह से आप डिस्कस करना चाहते हैं हर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर,
तो आप हमारी ऐप पर ऑनलाइन आ सकते हैं। लाइव क्लास चलती है फ्री एकदम, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल। इसे आप इंस्टॉल करके हमारे साथ फ्री इंग्लिश पर डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।